हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लेकर आ गया हूं आज की बोर्ड परीक्षा 2025 का सामाजिक विज्ञान के पेपर का पूरा सॉल्यूशन, जो कि आज आपके 17 मार्च को पेपर हुआ है। कई सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर काफी हार्ड था, तो पेपर का हमें सॉल्यूशन बताइए ताकि हमें पता चल सके कि कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी इस पेपर के सॉल्यूशन से मिलान कर लें कि आपका पेपर कैसा हुआ है, कितने सही हुए और कितने गलत हुए हैं। तो बात कर रहे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पेपर सॉल्यूशन की। देखें खंड अ। पहला प्रश्न है, जूसेपे मैस्सेनी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? तो इसका उत्तर होगा इटली। दूसरा था, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र धुरी शक्तियों में सम्मिलित नहीं था? इसमें से कौन सा जो राष्ट्र यानी देश वो धुरी शक्तियों के अंदर शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। तीसरा है, बंबई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी? कौन से वर्ष लगी थी? 1854 में। आगे चौथा, रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो तुलसीदास जी ने लिखी थी। पांचवा, शब्द वेलम का अर्थ क्या होता है? वेलम का अर्थ होता है चरम पत्र। छठा, पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया? तो 1993 के अंदर। सातवां, कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पोडू कहते हैं। आगे आठवां, निम्न में से अधात्विक खनिज कौन सा है? तो अभ्रक है। नववां, भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। 10वां, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। फ्रांस की सीमा बेल्जियम के साथ लगती है। अगला था, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी भाषा बोली जाती है। फिर 12वां, भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची के अंतर्गत है? तो कौन सी सूची के अंतर्गत है? राज्य सूची के अंदर। 13वां है, निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। 14वां, निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। 15वां, भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे? तो ये सभी। अगला, नर्मदा नदी पर स्थित बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। 17वां, दूरसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम क्या है? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। 18वां, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली थी 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार जिनका नाम क्या था? फेडरिक सारियू। क्या नाम था? फेडरिक सारियू। फेडरिक सारियू। उन्होंने क्या किया था? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। फिर हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है? महानदी पर। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने। किसने चलाया था? विनोबा भावे ने। फिर श्रीलंका में सिंहली भाषी अधिकांश लोग कौन से धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के हैं। फिर 5वां, कौन से क्षेत्रक को? तो प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि एवं संबंधित क्षेत्रक भी कहा जाता है। 6ठा है, खाली जगह का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा नियंत्रित है। तो यहां पर आप उत्पादन लिख सकते थे कि उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा नियंत्रित है। आगे तीसरा था आपका अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। फिर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो ये जो एक्ट है आपका, ये कब लाया गया था? ये लाया गया था आपके 1878 में। और इस एक्ट में क्या था? तो यह जो अधिनियम था, यह सरकार को भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने की शक्ति देता था। यह जो अधिनियम है, यह अंग्रेज सरकार को भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले जो समाचार पत्र थे उनको प्रतिबंधित करने का अधिकार देता था। आगे बात करें, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जो आपकी पुस्तक है, ये लिखी थी ज्योतिबा फुले ने। किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने। या कहीं कहीं लिखा हुआ है ज्योतिराव फुले। अगला है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए। तो ये जो आपकी पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इस पुस्तक को लिखा किसने है? इस पुस्तक को लिखा था E.F. सुमाकर ने। किसने लिखा था? E.F. सुमाकर ने। अब इसकी जांच करनी है, इसका मतलब है इस पुस्तक के अंदर
जो छोटे पैमाने के अर्थशास्त्री थे और टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर दिया गया था। पांचवा, अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन को लागू कीजिए। अपने क्षेत्र के अंदर चिपको आंदोलन को लागू कीजिए। तो जो चिपको आंदोलन है वो पेड़ों को बचाने के लिए एक किया गया अहिंसक आंदोलन था। तो हम भी अपने क्षेत्र के अंदर जागरूकता अभियान चलाकर और वृक्षारोपण को करके इसे लागू कर सकते हैं। छठा है, रबी फसल का विश्लेषण करना है। तो रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है और बसंत ऋतु के अंदर काट दी जाती है, जैसे गेहूं, जौ, सरसों, मटर, ये सब आपकी रबी की फसल है। सातवां, लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं, कोई एक कारण बताना है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है वही सरकार के अंदर भाग ले सकता है। लोकतंत्र के अंदर लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि है वही सरकार के अंदर उनका प्रतिनिधित्व करता है। आठवां, लोकतंत्र में बहुमत से किसका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। तो लोकतंत्र के अंदर बहुमत से जो अल्पसंख्यक के अधिकार हैं, इसका उत्तर क्या लिखेंगे, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। नौवां है, आपके मतानुसार लोकतंत्र के लिए कोई दो आवश्यक स्थितियां लिखनी थी। तो पहला क्या लिख सकते थे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। क्या लिख सकते थे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। और दूसरा लिख सकते थे नागरिकों के मौलिक अधिकार। 10वां था, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। फिर विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख ध्येय यानी उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका प्रमुख उद्देश्य है वो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और सदस्य देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार, सरल बनाना और सदस्य देशों के बीच में व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ावा देना। 12वां है, चयन के अधिकार का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, एक उदाहरण देना है। तो एक उपभोक्ता किसी भी उत्पाद को खरीदते समय विभिन्न ब्रांडों की तुलना करके अपनी पसंद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को चुन सकता है। ये उपभोक्ता के चयन का अधिकार है। यानी आप जब भी दुकान पर कुछ भी सामान की खरीदारी करने जाते हैं तो अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी ब्रांड, किसी भी प्रकार की वस्तु का चयन अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। यही है चयन का अधिकार। आगे देखो खंड ब, जिसमें आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न थे। चौथा प्रश्न था, जर्मेनिया व मारियान रूपक की तुलना करनी थी। तो देखो, जो जर्मेनिया थी वो जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी, जबकि जो मारियान थी वो फ्रांसीसी राष्ट्र की नारी रूपक थी। दोनों ही रूपक राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के क्या थे, प्रतीक थे। जर्मेनिया को अक्सर ओक के पत्तों का मुकुट पहने हुए दर्शाया जाता था, और जो कि जर्मन वीरता का प्रतीक था, और मारियन को लाल टोपी पहने हुए दर्शाया जाता था, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। पांचवा, 1929 की महामंदी के दो कारणों की व्याख्या। तो पहला कारण क्या था, कृषि उत्पादों की बहुत ज्यादा अधिक आपूर्ति, है ना, और दूसरा था शेयर बाजार का पतन। ये दो प्रमुख कारण थे। पहला क्या था, कृषि उत्पादों की अधिक आपूर्ति, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद कृषि उत्पादों की मांग क्या होगी, कम होगी, लेकिन उत्पादन जारी रहा, जिससे कीमतों के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट आ गई। और दूसरा कारण शेयर बाजार का पतन। तो 1929 के अंदर जो अमेरिकी शेयर बाजार था उसमें बहुत भारी गिरावट आई, जिससे जो निवेशक थे उनका विश्वास टूट गया और अर्थव्यवस्था के अंदर भी मंदी आ गई थी। छठा, जलोढ़ मिट्टी की रासायनिक विशेषताओं और घटकों की पहचान। तो जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। इसमें पोटास, फास्फोरिक अम्ल और चूना जैसे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें रेत, गाद और चिकनी मिट्टी के महीन कण भी देखने को मिलते हैं। सातवां, चित्र की सहायता से वर्षा जल संचयन प्रणाली को पहचान करके उस पर चर्चा करनी है। तो चित्र के अंदर वर्षा जल संचयन प्रणाली को दिखाया गया है। इस प्रणाली के अंदर आपको दिख रहा होगा वर्षा जल को छतों के जरिए पाइपों के माध्यम से टैंकों या फिर कुओं के अंदर इकट्ठा किया जा रहा है, और इस जल का उपयोग सिंचाई हेतु, घरेलू उपयोग और भूजल पुनर्भरण के लिए किया जा सकता है। आठवां, श्रीलंका में सरकार की नीतियों के कारण सिंहली व तमिल समुदाय में संबंध खराब हुए। ऐसी कोई दो नीतियां संक्षेप में बताओ। तो पहली नीति क्या थी, सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित करना। 1956 के अंदर श्रीलंका सरकार ने सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया,
जिससे सिंहली और तमिल भाषी लोगों के बीच में टकराव बढ़ गया। दूसरा, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों के अंदर सिंहलियों को प्राथमिकता देना, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो तमिल भाषी लोग थे उनमें भेदभाव की भावना उत्पन्न हो गई। ये दो कारण थे। पहला था सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित करना, और दूसरा विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देना। नब्बा था 1992 में संविधान संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों को कैसे शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाया गया। कोई दो प्रावधान बताने हैं। पहला क्या प्रावधान किया गया? नियमित चुनाव, कि स्थानीय निकायों के लिए नियमित चुनाव समय समय पर करवाए जाएंगे। दूसरा, महिलाओं के लिए आरक्षण, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कुछ निश्चित सीटों का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। ये दो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे 1992 के संविधान संशोधन में। 10वां था असंगठित क्षेत्र की कोई दो रोजगार गतिविधियों का उल्लेख करो। तो पहली हो सकती है कृषि मजदूर, खेतों में काम करने वाले मजदूर, और दूसरा छोटे दुकानदार, फेरी वाले, लॉरी वाले, सब्जी बेचने वाले। ये असंगठित क्षेत्र के दो रोजगार है। 11वां, तीनों क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान दिया गया है। तो आपको 2000 के अंदर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करनी थी, यानी तीनों की जोड़ करनी थी। तीनों की जोड़ कितनी आ रही थी? 2,35,000 करोड़। ये पहले का उत्तर था, तीनों की योग करना था। दूसरे में क्या करना था? तृतीय क्षेत्र में से पहले को घटाना था। तो 1,35,000 में से कितना घटाना था आपको? 52,000 घटाना था। तो वो कितना आ रहा था? 83,000 करोड़। कितना आ रहा था? 83,000 करोड़ आ रहा था। ठीक, आगे बात करें 12वां, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास से हुए कोई 4 लाभों की सूची बनानी है। तो पहला तो संचार के अंदर आसानी, दुनिया भर में लोगों से आसानी से जुड़ सकते हैं। ज्ञान तक पहुंच, इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान और सूचना तक आसानी से पहुंच सकते हैं। फिर व्यापार में वृद्धि, ऑनलाइन व्यापार और ई कॉमर्स को बढ़ावा मिला है। शिक्षा में सुधार, ऑनलाइन शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा मिला है। 13वां, आपके अनुसार सरकार हमें कौन कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाती है? कोई दो सुविधाओं का वर्णन। एक तो शिक्षा, सरकार सरकारी स्कूल कॉलेज प्रदान करती है जिससे सभी को निःशुल्क शिक्षा मिल सके। और दूसरा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए सरकार सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र प्रदान करती है जिससे सभी को स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही कम कीमत पर या आपके निःशुल्क सुविधाएं क्या होती है? उपलब्ध होती है। आगे खंड स, जिसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे। 14वां प्रश्न था कि बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई है, लिखनी है। तो देखो, बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी पर कई सारे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। सबसे पहले मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। दूसरा, कि काम के घंटे बढ़ गए जिससे मजदूरों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। तीसरा, मजदूरों को असुरक्षित और अस्वच्छ परिस्थितियों के अंदर काम करना पड़ता है जिससे उनकी सुरक्षा भी खतरे के अंदर पड़ी है। अथवा में था कि 18वीं सदी के आविष्कारों से उत्पादन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा है, वर्णन करना है। तो देखो, 18वीं शताब्दी में जो आविष्कार हुए उससे उत्पादन प्रक्रिया में क्रांति ला दी है। मशीनों के बहुत ज्यादा उपयोग से उत्पादन बहुत ज्यादा क्या हुआ है? तेज हुआ है और लागत कम हुई है। वस्तुओं की कीमतें भी घटी है और लोगों की खरीदने की जो शक्ति है वो भी बढ़ी है। नए आविष्कारों ने नए उद्योगों को जन्म दिया है जिससे कई सारे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। 15वां था आग्नेय और अवसादी चट्टानों में अंतर बताना था। तो आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी के लावा से या ज्वालामुखी के लावा के जमने से बनती है, जबकि अवसादी चट्टानें पानी और हवा के द्वारा लाई गई मिट्टी और चट्टानों के टुकड़ों के जमने से बनती है। फिर आग्नेय चट्टानें कठोर और सघन होती है, अवसादी चट्टानें नरम और सुदृढ़ होती है। फिर प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर। प्राकृतिक गैस जमीन के नीचे पाई जाती है और कैसा ईंधन है? जीवाश्म। बायोगैस जैविक कचरे से तैयार होती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग बिजली उत्पादन और वाहनों के ईंधन के रूप में किया जा सकता है, लेकिन बायोगैस का उपयोग खाने पकाने और बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। 16वां था राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में जरूरत क्यों है, इसके पक्ष में अपना मत देना था। तो देखो, राजनीतिक जो दल है वो लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वे लोगों को अपने विचारों और हितों को व्यक्त करने के लिए एक मंच देते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, जिससे लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर मिलता है। राजनीतिक जो दल है वो सरकार की नीतियों पर भी नजर रखते हैं
और लोगों की जो शिकायतें हैं, जो उनके सुझाव है, जो विचार है, उनको सरकार तक पहुंचाने का काम भी वही करते हैं। अथवा में राजनीतिक दलों के लिए निम्न चुनौतियों पर अपना मत दो। पार्टी के भीतर लोकतंत्र का अभाव और वंशवाद की चुनौती। तो देखो, पार्टी के भीतर लोकतंत्र का अभाव, इसका मतलब क्या है कि भारत के अंदर कई सारी राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। निर्णय कुछ गिने चुने नेताओं के द्वारा लिए जाते हैं और कार्यकर्ताओं की राय को नजरअंदाज किया जाता है। इससे कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा होता है और धीरे धीरे पार्टी की एकता कमजोर होती है। फिर है वंशवाद की चुनौती। तो भारत के अंदर ऐसी कई सारी राजनीतिक दल है जिनमें वंशवाद की समस्या बनी हुई है। नेताओं के परिवार के सदस्यों को ही पार्टी के अंदर महत्वपूर्ण पद दिए जाते हैं, जिससे योग्य कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलता। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है और लोगों का राजनीतिक दलों के अंदर से विश्वास भी धीरे धीरे उठने लगता है। आगे 17वां है, अश्विन 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह अपनी दादी के साथ पहली बार बैंक की शाखा में जाता है, जहां नकद राशि आहरण के लिए दादी के खाली चेक पर आवश्यक विवरण भरने हैं। आप अश्विन की सहायता करते हुए चेक पर की जाने वाली आवश्यक पूर्तियों का विश्लेषण दो। तो चेक भरते समय क्या लिखेंगे? एक तो तिथि लिखेंगे, फिर प्राप्तकर्ता का नाम लिखेंगे, राशि लिखेंगे, राशि शब्दों और अंकों में लिखेंगे और लास्ट में हस्ताक्षर करेंगे, दादी के हस्ताक्षर करवाएंगे। अथवा में है, आप छोटे गांव मान्यापुरा में रहने वाली निर्धन महिला ने गांव में एक महाजन से खेती के लिए लोन लिया था। समय पर कर्ज न चुका पाने पर उसे अपनी कुछ पैतृक जमीन बेचनी पड़ी। इस घटना के संदर्भ में आप ग्रामीण क्षेत्र में साख समस्याओं का विश्लेषण करो। तो देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में साख की जो समस्या है वो एक गंभीर मुद्दा है। गरीब किसानों को अक्सर साहूकारों से बहुत ही ऊंची ब्याज दर पर लोन लेना पड़ता है और यदि वे समय पर लोन नहीं चुका पाते तो उन्हें संपत्ति भी बेचनी पड़ती है। अतः सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर साख की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि गांव में रहने वाले लोगों को सहूलियत हो, वो अपने रोजगार, अपनी खेती अच्छे से कर पाए। आगे बात करें खंड द की, वो है आपके निबंधात्मक प्रश्न। 18वें प्रश्न में क्या करना था? असहयोग आंदोलन से पूर्व की जो घटना हुई थी उनकी व्याख्या करनी थी कि असहयोग आंदोलन से पहले स्वतंत्रता से रिलेटेड कौन कौन सी घटनाएं हुई थी वो आपको बतानी थी। अथवा में था राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ है। कथन की व्याख्या करनी है कि जो भारतीय लोक कथाएं हैं उन्होंने भारत के अंदर राष्ट्रवाद के निर्माण में किस तरह भूमिका निभाई है, वो बातें लिखनी थी। आगे बढ़े, भारतीय समाज अभी भी पितृ प्रधान है, जिसमें महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। इस कथन की आपको विवेचना करनी थी कि जो भारतीय समाज है वो अभी भी पितृ प्रधान है, या अभी भी महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, संपत्ति के अधिकारों में पुरुषों के समान अवसर नहीं दिए जाते। साथ ही साथ महिलाएं घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रथा जैसी कई सारी समस्याओं से ग्रसित है। इन सभी के बारे में लिखना था। अथवा में है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना है। इस कथन की आपको विवेचना करनी है। तो सीधी सी बात है कि भारतीय जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने धर्मनिरपेक्ष मॉडल को चुना है, क्योंकि भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए हैं। राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी नागरिकों को अपनी पसंद के अनुसार धर्म को मानने, उसका प्रचार करने की छूट है। सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करती है और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। ये सभी बातें आपको यहाँ पर लिखनी थी। फिर 20वां प्रश्न है, जिसमें भारत के मानचित्र में आपको पहले के अंदर ऊनी वस्त्र उद्योग केंद्र और समुद्री पतन को अंकित करना था। देखो, लुधियाना कहां पर है? लुधियाना आपका पंजाब में आता है। जामनगर कहां पर आता है? गुजरात में। मारमगांव कहां पर आता है? गोवा में। और कोची कहां पर आता है? केरल के अंदर। अथवा में था, अथवा में ऊनी वस्त्र उद्योग और समुद्री पतन को अंकित करना था। अमृतसर कहां पर आता है? अमृतसर आता है आपका पंजाब में। अहमदाबाद कहां पर आता है? गुजरात में। तूतीकोरिन कहां पर आता है? तमिलनाडु में। और हल्दिया कहां पर आता है? पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था आपके कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के आज हुए बोर्ड परीक्षा के पेपर का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको अंदाजा भी लग गया होगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।